अब चलते हैं नोएडा, जहां से अजय गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, लक्ष्मण सर नमस्कार, गौरी मैम नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या उलझन है आपकी? मैम सर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल पीएसयू। जी जी। एंड मेरी जो प्राइमरीली इनकम है वो पेंशन फ्रॉम ईपीएस 95 है। हाँ। और पेंशन फ्रॉम एन्युटी जो एनपीएस से मुझे मिलती है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, पीएमवीवीवाई, interest from floating rate RBI bonds, and some income from residential house property, and in addition small income from dividend and capital gain. तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और मेरी कोई इनकम नहीं है इसके अलावा? ठीक है, जो कोई इनकम नहीं, इनका अलावा साफ कर दिया। ठीक है, लेकिन आप देखिए इनकी कैटेगरी ऑफ इनकम ऑलमोस्ट हर हेड में जा रही है। यानी कि जो पेंशन से इनको इनकम आ रही है उसको हम सैलरी की तरह क्लासिफाई करते हैं। जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको कैपिटल गेन भी हो रहा है और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है। 4 हेड्स में आपकी इनकम है। अब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 की, ये सिर्फ सैलरी वाले व्यक्ति को मिलती है जो सैलरीड एम्प्लॉय है, क्योंकि जो आपकी पेंशन आ रही है वो सैलरी की तरह टैक्सेबल होती है। तो जो आपकी पेंशन है उसमें आपको ये 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बाकी जितने हेड्स हैं आपके, उसमें से कहीं से भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते। लेकिन आई थिंक आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी पेंशन से पूरा का पूरा 75,000 का जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी अवेलेबल होती है, चाहे कितने भी बजट में वो चेंज होती रहे, जो भी वो अमाउंट है उसको आप सैलरी में से माइनस कर सकते हैं। बाकी किसी भी हेड से आप उसको माइनस नहीं कर सकते। चलिए, अब कोई दिक्कत तो नहीं अजय साहब? नहीं, नो सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू। कोई भी सवाल हो तो लिखिएगा हमें tax@moneycontrol.com पे। अगला सवाल लेते हैं हीरा लाल जी का। ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरा लाल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। ये बताएं क्या सवाल आपके पास? मेरा सवाल ये था को मैंने आपको मेल पे भेजा है कि मेरा कुछ रिटर्न में मिस्टेक हो गया था। अच्छा। करके मुझे जो एडवांस टैक्स भरा था वो रिफंड आ गया, मगर जो टीडीएस कटा था उसमें साल लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया। वो 23 की जगह पे 22 समझो प्रिंट हो गया, तो वो रिफंड रुका हुआ है। और उसके लिए मैंने रिस्ट्रिक्शन भी फाइल किया है, मगर 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। अभी कुछ ये कुछ प्रोसीजर नहीं हुआ आगे, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा आगे क्या? नहीं, बिल्कुल करना तो पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा गौरी बताएंगे, वही एक्सपर्ट हैं। गौरी, क्या करना होगा इनको? जी, इनका जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ है, जिसने भी टीडीएस डिपॉजिट किया है, सबसे पहले आप उनको जाके बोलिए कि रिटर्न को रिवाइज करें और उसमें जो ईयर है उसको ठीक डालें। वो आराम से रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। टीडीएस की रिटर्न आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप वो रिवाइज कराइए और जल्दी कराइए, क्योंकि अब समय कम बचा है। और क्योंकि आपको इसके बाद जब उनकी टीडीएस रिटर्न रिवाइज हो जाएगी, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी होगी। जब आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर दी है, तो वो जो अमाउंट उन्होंने डिडक्ट किया था और किसी और साल में डाल दिया, वो आपके इस साल में रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपके 26 ईयर्स में। जब आप दोबारा उस रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो वो टीडीएस का अमाउंट भी आपको दिखेगा और एडवांस टैक्स भी दिखेगा, और आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी दोबारा से कंप्यूट हो जाएगी और आपका रिफंड का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा, आप रिटर्न को रिवाइज कर देंगे तो आपका जो बैलेंस रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ आपको 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि रिटर्न रिवाइज करने की आपकी जो रिटर्न रिवाइज करने की डेट है वो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उनकी टीडीएस रिटर्न कभी भी रिवाइज हो सकती है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको फटाफट से उनकी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करानी है और फिर अपनी रिटर्न करनी है। तो बिल्कुल हीरा लाल जी, फोन रखने के बाद सबसे पहला काम यही कर लीजिए, वरना लेट हो जाइएगा तो फिर पछताइएगा। अभी रास्ता आपके पास बचा हुआ है और आज समय भी बहुत कम है, कुछ एक हफ्ते ही बचे हुए हैं, कुछ एक दिन ही बचे हुए हैं 31 दिसंबर के डेडलाइन में। तो कोई दिक्कत तो नहीं हीरा लाल जी? मैंने जो रिस्ट्रिक्शन डाला है सामने, मेरा रिटर्न तो क्या प्रोसेस हो चुका पूरा, तो मैंने रिस्ट्रिक्शन डाला है, तो रिस्ट्रिक्शन का कुछ और इफेक्ट नहीं होएगा क्या? आई थिंक आप रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे होंगे, बट उससे नहीं होगा। और रिटर्न अगर आपका प्रोसेस भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी, प्रोसेस हो गई तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। दिक्कत आया तो हम लोग बैठे हैं, टेंशन ना लीजिए। एक सवाल आया है मुंबई से रमेश प्रभु जी का, इन्होंने ईमेल भेजा है। दरअसल ये सहकारी आवास सोसाइटी में रहते हैं और ये जो सोसाइटी में रहते हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। अब इनकी सोसाइटी सिक्योरिटी एजेंसी को पेमेंट करती है, चूँकि सिक्योरिटी सर्विस लेती है, और बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में सोसाइटी को क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी वसूलना होगा? देखिए, जो यूजुअली ऐसे केसेस होते हैं इनमें रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप देखें रिवर्स चार्ज का जो कंडीशन है वो ये है कि उसमें जो लायबल है रिवर्स चार्ज में पे करने के लिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब अगर दोनों को ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं या कोई ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं जिसमें उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी ज़रूरी है और उन्होंने नहीं ली है, तो रिवर्स चार्ज का कोई मतलब नहीं होता। दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, तो ये जो उनकी पूरी ट्रांजैक्शन है ये विदाउट जीएसटी होगी। अगर आप देखेंगे इसमें जीएसटी की लायबिलिटी भी किसी की नहीं बन रही है, क्योंकि जीएसटी का लेन देन ही नहीं है, तो आपको इसमें जीएसटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है रिवर्स चार्ज में। चलिए, तो इसमें कोई जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं अगर उस आप थ्रेशोल्ड के नीचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ रमेश प्रभु जी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोग जो ऐसे सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आप